नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया। विवाद खड़ा हो गया। अक्सर बड़े बड़े मुद्दों के दौरान बिखरा रहने वाला विपक्ष अशोक स्तंभ को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, सीपीआईएम से लेकर आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने अशोक स्तंभ के अनावरण, पूजा पाठ और यहां तक कि शेरों को लेकर भी सवाल उठा दिए। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी से करते हैं। ओवैसी ने कहा, अशोक स्तंभ का अनावरण पीएम मोदी को नहीं बल्कि ओम बिरला को करना चाहिए था, क्योंकि वही स्पीकर है, संवैधानिक पद पर है। पीएम मोदी ने अनावरण करके संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि वह सरकार के प्रमुख हैं। कांग्रेस ने कहा कि अकेले पीएम ने संसद से जुड़े एक स्मारक का उद्घाटन कर दिया और किसी भी विपक्षी पार्टी को बुलाया तक नहीं। सीपीआईएम ने कहा कि अशोक स्तंभ के अनावरण को धार्मिक समारोह से नहीं जोड़ना चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहे तो सीपीआईएम को वहां हुए पूजा पाठ से भी परेशानी हुई। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कह दिया कि अशोक स्तंभ में शेरों को बेहद आक्रामक और खूंखार दिखाया गया है, जबकि जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है उसमें शेर आक्रामक नहीं दिखते। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अशोक स्तंभ के स्वरूप को ही बीजेपी ने बदल कर रख दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या अशोक स्तंभ के अनावरण में वाकई में बीजेपी से कोई संवैधानिक भूल हुई है, या विपक्ष बिना वजह के मुद्दों को तूल देकर राय का पहाड़ बना रहा है? आज की चर्चा इसी पर। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने। सारनाथ का अशोक स्तंभ किस तरह का दिखता है वो दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में, और नए संसद भवन का अशोक स्तंभ किस तरह का दिखाई दे रहा है, जिस पर विपक्षियों ने सवाल खड़े किए हैं। तस्वीरें देखिए, दोनों आपके सामने कंपेयर किया जा सकता है। ये सारनाथ का ओरिजिनल अशोक स्तंभ पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में जिस अशोक स्तंभ पर इस समय बवाल मचा हुआ है, शेरों को ज्यादा आक्रामक दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। संविधान से, और संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का इस हिस्सा जो है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट, जुडिशरी जो अदलिया है, वो इंडिपेंडेंट रहेगी। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के, लोकसभा के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। अगर उनको उसका इनॉग्रेशन करना था तो लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं? वो भारत की संसद के ऊपर लगाया गया ना। तो भारत की संसद किससे बनती है? भारत की राजनीतिक दलों से बनती है। अच्छा ये होता कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बुला के उस एम्बलम को देश के सामने समर्पित किया जाता। पर मोदी जी को तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है, उनको संविधान में विश्वास नहीं है। मोदी जी कब स्तंभ का अर्थ भी समझ लीजिए, उस का कम से कम प्रियम्बल तो पढ़ लीजिए, जिसको तार तार रोज आपके कृत्य। पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होगा तो जरूर बुलाया जाएगा। ये तो अभी एम्बलम लगा है उसके लिए था। वो हर चीज में राजनीतिक पक्ष मत देखें, ये राजनीतिक मामला नहीं है, देश के स्वाभिमान का। प्रतिक्रिया तमाम आपने सुनी। अब जरा कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी ने किया संविधान का उल्लंघन, जो आरोप इस समय विपक्षियों के द्वारा लगाया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि बीजेपी ने संविधान का उल्लंघन करने का काम किया है। क्या अनावरण से पहले पूजा करना गुनाह हो गया, जिस पर इतनी आपत्ति हो गई? क्या शेर की आक्रामकता पर बहस जो जारी है, क्या वो सही है? उसे सही ठहराया जाए। क्या शेर के स्वरूप को गलत दिखाया गया है, जो गंभीर आरोप विपक्षियों की तरफ से लगाया गया है? इसमें कितनी है सच्चाई? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता मुन्ना खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ संजय राणा जी उपस्थित है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मुन्ना खान साहब, आपका रुख करते हुए, आपत्ति क्या है सर? किस बात की आपत्ति इस नए अशोक स्तंभ पर, बताएं जरा।
नहीं, आपत्ति जो मैडम जी जो मैं कह रहा हूँ, जो विवाद बार बार बीजेपी कह रही है, बीजेपी के द्वारा कहे जा रहे हैं कि विवाद है, तो मैं कहता हूँ एक जांच कमेटी बने और जांच करवा ले कि अशोक स्तंभ का जो आपने आकार रखा है, जिस तरह से शेर के मुख खुले हैं और दांत दिखे हैं, तो वो जेन्युइन जो उनके बने हैं, जो 1950 में राष्ट्रीय 26 जनवरी 1950 को जो इनको राष्ट्रीय स्तंभ कहा गया था, तो उस आकार में तो बहुत फर्क आ रहा है इसमें। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे चुनाव जीत कर आए थे, तो संसद भवन के जो गेट है वहां पे उन्होंने वो माथा टेके थे वो, तो मैं कह रहा था आज उस चीज का सीधा सीधा अपमान है। मैं कह रहा हूं देश के प्रधान हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन लोकसभा के प्रधान ओम बिरला जी हैं, जिनको वो अपने पीछे 2 किलोमीटर पीछे बिठा के रखा है। पूजा के दौरान आप देख सकते हो। तो मैं कहता हूं इसका अगर अनावरण ओम बिरला जी करते तो इतनी बात दिक्कत नहीं आती और ये विपक्ष को और किसी भी आदमी को कहने का ये मौका नहीं मिलता। मैं कहता हूं ये इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या हुई, अगर ये सरकार तानाशाही पे आई, तो मैं समझता हूं फिर तो लोकतंत्र बचा ही कहाँ है, फिर तो ये तानाशाही सरकार है, बिल्कुल वो इराक के तरह और वो बाकी जगहों के तरह तानाशाही सरकार तानाशाह के द्वारा चलाएगी है, तो लोकतंत्र है अभी। तो आपका आपत्ति बस इस बात पर है कि आकार बदल दिया गया है और शेरों के मुंह खोल दिए गए हैं, इस बात पर आपत्ति बस आपको? शिल्पा जी आपत्ति 3-4 चीजों पे। पहली आपत्ति तो आकार बदला गया, दूसरी चीज अच्छा। अभी वो भव्य जो अपना संसद भवन है वो तो बना नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं। दूसरी चीज जिस तरह से ओम बिरला जी का अनादर किया गया, जो संसद भवन के गरिमा जो वो अभी ओम बिरला जी हैं, मैं कहता हूं संसद भवन के प्रधान है वो, उनको दरकिनार किया गया। लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई, तो मैं समझता हूं जिस तरह से संसद बन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ओम बिरला की जो कुर्सी जो सबसे ऊपर विराजमान होते हैं, क्या पता प्रधानमंत्री जी ऊपर विराजमान हो जाए और ओम बिरला जी को नीचे कर दिए, इसका भी कोई पता नहीं है। अभी तो हम लोगों ने देखा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने देखा नहीं है, तो संदेह यह जताया जा रहा है जिस हिसाब से ओम बिरला जी को पीछे रखा गया और खुद प्रधानमंत्री जी अनावरण किए, तो मैं समझता हूँ संसद भवन के गरिमा का बहुत बड़ा अपमान है और सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या आई है। अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं आलोक जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। जो आप पूजा पाठ हुई उस पर क्या आप लोगों को आपत्ति है? क्या वहां पर आप क्लीन चिट देते हैं कि नहीं ये सही है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, पूजा पाठ करने में कोई आपत्ति? शिल्पा जी ये आस्था का विषय है और इसकी जानकारी हमें बहुत कम है। इस पे कोई भी कमेंट नहीं करो, कोई भी टिप्पणी नहीं करो। नेताओं ने ट्वीट किया है ना कि पूजा पाठ पर भी साले किए गए हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी ने किया है। आलोक बस जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि भाई अशोक स्तंभ जो ओरिजिनली में है उसका आकार ही बदल दिया गया, शेरों को इतना आक्रामक दिखा दिया गया। कुछ नेता तो आदमखोर तक इसे कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, इस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये इनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। जो उसके डिजाइनर है सुनील देवरे और रोमिल मोसेस, उन दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई डेविएशन ओरिजिनल स्टैचू से नहीं हुआ है। अब आकार बड़ा होने के कारण शिल्पा जी उन्हें काम करने नहीं दिया गया। 16 बार पीएमओ ऑफिस भेजा गया उस डिजाइन को, उस डिजाइन में छेड़छाड़ की गई। ठीक है सर, मित्र हमें एक एक करके ठीक है ठीक है ठीक है। आलोक जी वो कह रहे हैं कि दरअसल आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्हें तो काम ही नहीं करने आ गया, आप अनावश्यक तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपकी आपत्ति लेने का ये जवाब ले लेते हैं। चुपचाप मेरी बात सुन लेते हैं। मुन्ना खान साहब सुन रहे हैं, बोलिए। जो उन्होंने कैटेगरिकली ये स्टेट किया है कि कोई डेविएशन ओरिजिनल से नहीं है। जो खुद आर्टिस्ट है, जो डिजाइनर है, उसका खुद का वक्तव्य है। और रही बात, जब इतने बड़े आकार में किसी चीज को बनाया जाएगा तो दूर से नजदीक से देखने में उसमें थोड़ी भ्रम हो जाती है। और शेर का मुंह खुला है या अटैकिंग है, ये सब बेबुनियादी बातें, इससे क्या मतलब बनता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है तो खुद ओम बिरला जी ने उनको न्योता दिया था कि इसको आके आप इनॉग्रेट कीजिए। वो ओम बिरला जी के स्पीकर के न्योता पर आए थे और वो भी
संसद भवन के संसदीय दल के नेता के रूप में, कप्तान के रूप में हैं, तो वो कोई असंवैधानिक पद पे नहीं है, वो भी एक संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे हैं भारतीय जनता के सहयोग से। तो भारतीय जनतंत्र में लोग हैं, उनके सहयोग से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और अगर उन्होंने पूजा पाठ किया तो हमारे यहाँ ये परंपरा है, किसी भी अच्छे चीज की शुरुआत पूजा पाठ के साथ होती है। तो इसमें कौन सा अनादर कर दिया? पूजा करना, मन को स्वच्छ करना, शरीर को स्वच्छ करना, मूर्ति को स्वच्छ करना होता है। इसमें कौन सी अनर्गल बातें हैं, कौन सी गलत बातें मुझे करने में होती है, वो मुझे समझा दें। और इस तरह की बेबुनियादी बातें करना ये राष्ट्र को समर्पित एक बहुत बड़ी चीज है जो पार्लियामेंट के छत के ऊपर विराजमान की गई है, दूर से ही नजर आएगा। ठीक है, आलोक वत्स कह रहे हैं मुन्ना जी कि भाई अगर शेर का मुंह थोड़ा खोल दिया या वो आक्रामक दिखाई दे रहा है तो क्या गलत है? और वैसे भी शेर तो आक्रामक होता ही है, इसमें इतना हो हल्ला क्यों मचा रखा है कि विपक्ष के पास अन्य मुद्दे खत्म हो गए हैं? ठीक है मुन्ना खान, मैं ये कह रहा हूँ सीधा, मैं ये वत्स जी से कहना चाह रहा हूँ कि जो वो जो कह रहे शिल्पकार ने बनाया, मैं कह रहा हूँ उसे काम करने नहीं दिया गया। 16 से 17 बार पीएमओ ऑफिस में उसकी डिजाइन भेजी गई। यही मैं कह रहा हूँ कि उसके जो बनावट है उससे छेड़छाड़ की गई। दूसरी चीज, अभी कह रहे थे कि ओम बिरला जी ने इनवाइट किया, मैं कह रहा हूँ कि सर्वा अभी प्रधान है पार्लियामेंट के वो, और पार्लियामेंट सर्वोपरि है क्योंकि उसका सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूं अगर उन्हें इनवाइट किया, दावत दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वहां चाहिए प्रधानमंत्री जी को भी ओम बिरला जी से उन्हें अनावरण करवाना चाहिए था। ये होती बहादुरी और शाबाशी। ये तानाशाही वाली बात को छिपाने की, दबाने की कोशिश न करें। बात जो सच्चाई है छिपती नहीं है। आज जितने भी विपक्षी दल है वो सभी के सभी बेवकूफ है, और बीजेपी के जितने भी मित्र हैं वो समझदार हैं। इनके कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब इसमें मैं विश्लेषण चाहूंगी आपका संजय राणा जी कि क्या वाकई में बीजेपी ने संविधान को खतरे में डाला? क्या संविधान का उल्लंघन किया? क्या लोकतंत्र की हत्या की, जैसा आरोप मुन्ना खान लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, या वाकई में छेड़खानी हुई है? क्या कहना क्या चाहेंगे? या फिर एक सवाल ये भी फिर ज़हन में उठता है कि क्या अन्य तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे खत्म हो गए विपक्ष के पास, क्या जो इस तरह से सर के बाल गिनने में लगे हुए हैं कि भाई मुंह इतना खुला है, इतना खुलना चाहिए था, आकार इतना था तो इतना होना चाहिए था? शिल्पा जी नमस्कार। देखिए ऐसा होता है शिल्पा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, लेकिन क्या होता है जब नॉलेज बहुत कम होती है तो आदमी इस तरह की बातें करने लगता है। अब इनसे पूछा जाए हमारे मित्र से कि इसकी जो ओरिजिनल डिज़ाइन किसने की थी, किस ईयर में की, तो इनको भी नहीं पता होगा, पर इनका थोड़ा ज्ञान हम बढ़ा देते हैं। जो लुटियन जोन कहा जाता है, एक शिल्पी थे लुटियन 1921 में, और प्लस हर्बर्ट ब्लेकर जो 1921 में इन्होंने इसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट तैयार किया, तो 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। ये थोड़ा तथ्य जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अशोक चक्र स्तंभ पे। अशोक स्तंभ का बोले हैं, इसमें मुंह नहीं खुला है। अरे भाई साहब, आपने या तो ओरिजिनल अशोक स्तंभ देखा नहीं है, तो आप सिर्फ आग बंद करके एक तरह से गाल बजा रहे हो। उसमें मुंह खुला हुआ है। इसमें जैसे लग रहा जो तांबा है, इसमें कॉपर है, तो जैसे एग्रेसिव दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे है। तो उसमें जब तक हमें पूरे सामने से उसकी फोटो नहीं आएगी तो उसमें बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई भी इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है या काम होता है तो इस तरह की त्रुटियां बहुत ही 0.11% हो जाती है, 0.01% कह सकते हैं। तो इस तरह की त्रुटि नहीं होगी। ये हो गया अशोक स्तंभ पे। रहा जब हम बातें करते हैं कि संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है, ये बताइए, मैं ओवैसी जी से पूछना चलता, थोड़ा बहुत वकालत हम भी कर लेते रोज। हाँ। किस आर्टिकल में लिखा है यह संवैधानिक है? कहां पे लिखा है कि नहीं कर सकता प्रधानमंत्री? ओम बिरला ही करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो ये बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता कि राहुल गांधी किस हक से चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किए थे? वो तो एमपी थे, सिर्फ मंत्रिमंडल में भी नहीं थे। तो इस तरह की नरगल बातें ना करें। और हाँ, पूजा पाठ सुन लीजिए सर, मैं तो फिर मैं आप चिल्लाओगे तो आपसे अच्छा चिल्लाना मैं जानता हूँ, आपके पास एक मैं अच्छा चिल्लाना भी जानता हूँ और तथ्यों पे चिल्लाऊंगा। तथ्यों पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बीच में इंटरप्ट ना करें, लेट मी फिनिश देन वी कैन टॉक। तो ये चीजें होंगी। अब ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई प्रधानमंत्री गए या नहीं गए, विपक्षियों को नहीं बुलाया। आप ये बताइए, ये जो कॉरिडोर बना है या पूरा सेंट्रल विस्टा बना है, तकरीबन 1300.3 जो 1300 तकरीबन 1300 करोड़ का बना हुआ है। और इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा जानती क्यों प्रॉब्लम है शिल्पा जी? प्रॉब्लम ये है कि नेहरू
प्लेटिनियम और जो 2-3 इनके जो अवैध कब्जे थे वो इसमें ध्वस्त कर दिए गए, जिसमें काफ़ी तरह से एक प्रॉपर्टी थी इसमें ध्वस्त हो गया, तो उसमें इनको तकलीफ है। तो इसका कारण है कोई भी अच्छी चीज कम से कम तकरीबन 150 करोड़ का सरकार बचाएगी। नहीं, कौन से प्रॉपर्टी ध्वस्त हुए मित्र हमारे बताएं। 1 मिनट, ये इसलिए बोलते हैं ना कि आप सर 1 मिनट सर 1 मिनट अरे सर रुक जाओ भाई, देखो मैं वकील हूँ, मान का दावा करोगे तुम घर तक पहुंच जाएंगे, हो जाओगे तकलीफ में, ज्यादा नहीं, शांत रहिए। अपनी बात कहीं जरा स्पष्ट करें। देखिए, स्ट्रक्चर टू बी डेमोलिश्ड, इंग्लिश में सुन लो, अरे सुन तो लो। नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जवाहरलाल नेहरू भवन, ये आपके एक तरह से अवैध कब्जे थे जिसको ध्वस्त किया जाएगा। और नहीं पढ़े हो जाके पढ़ लो, पढ़ के डिबेट पे आने से बड़ी अच्छी चर्चा हो रही, इसलिए आप बाहर की खाल निकाल रहे हैं। और मानहानि का दावा करना तो बताओ, आज ही मैं भेज देता हूँ नोटिस। मैडम जी, आपत्ति की कोई बात ही नहीं है। शांत हो गया, मानहानि खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया मान। अरे आप सुनने की क्षमता, बोलिए मुन्ना जी बोलिए। बस वो बता रहे हैं कि भाई आप सुनने की क्षमता रखे कम से कम। आलोक जी भी सुन रहे, सब लोग सुन रहे, बोलिए। शिल्पा जी सुनने की भी क्षमता रखे वो। अरे बोलिए तो सही। मैं ये कह रहा हूँ, जानकार में बातें ना करें। दूसरी चीज, कांग्रेस को किस बात की आपत्ति होगी? कांग्रेस ने क्या कभी आपत्ति जताई? मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा सवाल, अभी हमारे ये जर्नलिस्ट का था, हमारे जो स्पेशलिस्ट है, इनका ये कहना था कि कौन कहता कि प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में बताओ? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री। आप कौन होते कहने वाले? आप कौन है? आप कौन है कहने वाले? किस आर्टिकल में लिखा? बात करें, आपके मानने से अगर आपके पास कोई पॉइंट है, फैक्ट है तो बताइए। का जमाना नहीं चल रहा। आपके कहने से क्या होता है, राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? कहने से नहीं होता, मेरे और आपके कहने से, या संजय जी के कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो उस फैक्ट के साथ अपनी बात को रखिए। बोलिए मुन्ना जी। शिल्पा जी, यही रख रहा हूँ। अभी मित्र जो हमारे कह रहे कि कौन कह रहा कि संविधान में कौन कहता कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकता? मैं कह रहा हूँ कि संविधान कहता है ओम बिरला को अनावरण। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है सर? क्या आप हमारी बात पूरी सुन ले? नहीं, हमारी बात सुन ले पहले। आप टाइम दे रही हो ना, बोलिए रखिए अपनी पूरी बात, यानी तो हमारी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि ओम बिरला जी ने इनवाइट किया था, तो मैंने यही कहा कि अगर ओम बिरला जी इनवाइट किए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारी जी चाहिए कि ओम बिरला जी से उनका अनावरण करवाना चाहिए। फिर होती है बहादुरी वाली बात, नहीं तो उनको 2 किलोमीटर पीछे रख के खुद अनावरण। यहाँ पर बात बहादुरी की है, बात संविधान की है। संविधान की हत्या का लगा रहे हैं। बात यहाँ बहादुर की है, बात संविधान की है। मैं स्पष्ट तौर पर इसका, आप कानून के जानकार हैं, जरा बताइए कानूनन क्या तथ्य कह रहे हैं? शिल्पा जी, बिल्कुल मैंने दोनों तथ्य इनके सामने रख लिया, अभी अपनी बात से पलट गए। कानून में कहीं प्राविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है, प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी चाहे तो आप भी उद्घाटन कर सकते हैं, मैं चाहूं तो मैं भी उद्घाटन कर सकता। हमें आमंत्रित कर होना चाहिए। अगर हमें आमंत्रण मिलेगा एज ए चीफ गेस्ट, आई कैन गो इनॉग्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज को। कहीं भी नहीं लिखा, तो इसे संविधान को बीच में मत लाएगा। लेकिन संविधान से तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का प्रमुख है, पीएम पद, वो आकर एक संवैधानिक स्ट्रक्चर का उद्घाटन कर रहे हैं, जो गलत है। स्ट्रक्चर नहीं, वो एक स्ट्रक्चर है। हाँ। संवैधानिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ये भी स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट हाउस भी स्ट्रक्चर है, कहीं भी जो सरकारी काम है वो संवैधानिक नहीं होता है। स्ट्रक्चर वो राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, राष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए कह रहे हैं राष्ट्र के प्रतीक को सबसे बड़ा आदमी, सरकार के प्रमुख सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री है, वो उद्घाटन कर सकते हैं। हाँ। कोई भी कर सकता है, आप हम कर सकते हैं, हमें इनविटेशन मिलेगा, कहीं कानून में लिखा है। हाँ। अगर ओवैसी साहब को ऐसे आपत्ति लग रही, कृपया कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा दाखिल करें, अब पूछे कैसे कर लिए, लोग उनका जवाब देंगे, नहीं तो हम खुद जवाब दे देंगे। ठीक है आलोक जी, जवाब दरअसल देखिए आपको देना है, या फिर मात्र राजनीति का एक और मुद्दा, अल्टीमेट पक्ष की लड़ाई, ये सियासी लड़ाई में यूं कहूं अब अशोक स्तंभ पर आकर रुक गई है। लेकिन सर देखिए बहुत गंभीर मसला है, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रतीक का मामला है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, क्या जवाब देंगे? देखिए शिल्पा जी, जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो इधर से उधर की अनर्गल बातें करता है। शेर का मुंह बड़ा हो गया, शेर एग्रेसिव लग रहा है, या उसका ये छोटा हो गया, या संविधान में प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता हैं, सबसे बड़े कप्तान हैं पार्लियामेंट के,
और उनको जब खुद ओम बिरला जी ने इनवाइट किया है और उन्होंने, आप शांत रहिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन, आप बीच में बोलिए मत। आपको पता है कि कांग्रेस मुक्त और कांग्रेस लुप्त भारत हो चुका है, इसलिए आप शांत रहिए, दूसरे की सुनिए। ये अंग्रेजों ने भी सपना देखा था, उन्होंने खुद इन्विटेशन दिया है, ये सपना अंग्रेजों ने भी देखा था, दिया है और उन्होंने वहां पर पूजा के साथ एक पूजा करके उसका इनॉग्रेशन किया। हाँ। तो पूजा तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, संस्कृति का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात। पूजा से होती है, पूजा में क्या ऑब्जेक्शन है इनको? जो ओवैसी जी वहाँ से बोल रहे हैं कि इनको करने, वो कौन से संविधान के किस रूल के तहत इस बात को कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए? 50 बार संसदीय भवन में फोटोएं लगी है बड़े बड़े महापुरुषों की, तो प्रधानमंत्री ने उसको इनॉग्रेट किया, तो उस समय कहाँ उंगली उठी थी? आज ये उंगली क्यों उठ रही है? तो क्यों उठ रही है? जब विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है, क्या लग रहा है? देवरा ने और रोमिल मोसेस ने कहा है, जो इसके निर्माता है, कि हमने कोई डेविएशन नहीं किया ओरिजिनल से, लेकिन कोई चीज अगर 2 फुट में बनी है और कोई चीज 200 मीटर में बनेगी, तो बड़े आकार में बनती है तो एंगल का भी फर्क आ जाता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखने पर, नजदीक से देखने पर अंतर आएगा। ठीक है, नजदीक की फोटो कुछ बताएगी, दूर की फोटो कुछ बताएगी। ठीक है, लेकिन दावा यही बीजेपी की तरफ से, अब बकायदा जो डिजाइनर है उन्होंने भी कहा कि भाई कोई छेड़छाड़ या फिर कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसा था वैसा ही दर्शाया गया है। संजय राणा जी, फिर विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस का तो मैं समझ सकता हूं, उनको क्यों तकलीफ हो रही है, ठीक है सर, लेकिन जो दूसरी विपक्षी पार्टी है, देखिए ऐसा होता है कि हमें आजकल क्या हो गया है कि मुद्दा विहीन पार्टियां हो चुकी हैं, इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरे थे कि प्रॉब्लम ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, प्रॉब्लम यहाँ पे कि आई हेट मोदी। अगर आप आपके व्यू अलग हो सकते हैं, आप हेट भी कर सकते हो, आप बिल्कुल नफरत करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक पद पे होता है, अगर वो कोई कार्य करता है तो उसमें अगर कोई गलती है तो प्रश्न क्यों उठाओ? जबरदस्ती उठाया गया प्रश्न बड़ा अजीब सा लगता रहा। पूजा पद्धति हमारे यहाँ पूजा शुरू से होती आई है और हम करते रहे, रहा इनॉग्रेशन हम आराम कर सकते हैं, अगर हमें स्पीकर बुलाएंगे कोई भी कर सकता है, खत्म हो गया। भी संविधान की बात करें, संविधान यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या बात करेंगे? 8 साल में आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। नहीं, ये तो बात तो जग जाहिर है ना, विपक्षियों को सबसे ज्यादा आपत्ति है, बात पर अल्टीमेटली कोई भी मसला उठ जाता है तो घूम फिर कर यही सवाल खड़ा होता है। चलिए ठीक है, आलोक जी, लगता है मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही, मैं आऊंगी आप सभी के पास, आप भी जरा पानी पी लीजिए। आलोक जी, संजय राणा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सर देखिए, शेर की आक्रामकता पर बहस, मतलब नहीं आपकी बहस है, कहां से नहीं समझी जा सकती, क्योंकि शेर विपक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? चलिए वार भी कर रहा है, निशाना भी साध रहा है सरकार पर, तो सर कुछ तो ठोस हो। बिल्कुल सही आपने बात कहा। देखिए, अगर मान लीजिए कि इनको लगता है कि शेर बहुत एग्रेसिव दिख रहा है, जो उसका नेचर है, तो आप सजेशन दे सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि आप इसकी जांच करा लें। एक एजेंसी आएगी, जांच कर देगी, मुश्किल से 15 दिन का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पे हो हल्ला मचाना बहुत गलत है। देखिए, ऐसा है कि आपको 4-5 नाम बताना चाहता हूँ जो डेमोलिश होंगे, जिससे सरकार का पैसा बचता। आपने देखा होगा कृषि भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन, ये सारे वाइस प्रेसिडेंट का घर, प्राइम मिनिस्टर का घर, ये सब एक जगह हो जाएगा। अभी आप जब कहीं पे भी जाते हो कुछ भी काम कराने के लिए, तो जो कुछ सरकारी हैं, कुछ पे रेंटेड है, तो सरकार का एक खर्चा आता है। अब देखिए, तो टोटल बजट है वो तकरीबन 13,000 करोड़ का है, इस पे सिर्फ 1300 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। हाँ। 1300 करोड़ में सारी चीजें बन के तैयार हो जाएगी और एक ही जगह पे सराउंडिंग में 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में सारी चीज आपको मिल जाती है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट भी है, सारे मंत्रालय हैं। और नंबर 2, कई जो मंत्रालय वो जर्जर हालत में है, जिसको रिपेयर नहीं, जैसे अंग्रेजों के जमाने से जो चलती है, संसद भवन की बारे में बता रहा हूँ, संसद भवन जर्जर हालत में अब रिपेयर नहीं किया सकता। और ये स्कीम कांग्रेस ने, जब शिवराज पाटिल हुआ करते थे, शायद मुझे याद नहीं है वो गृह मंत्री थे या स्पीकर थे उस जमाने में, ये सबमिट किया गया था कि इसकी नए संसद भवन बनाया जाए, और उन्होंने पारित किया था यस नया संसद भवन बना चाहिए, लेकिन 10 साल में कुछ बना नहीं। अगर ये सरकार कोई पहल करती है तो अच्छी पहल है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। आप देखिए, तकरीबन मुझे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता, लेकिन 100 से 125 करोड़ सालाना सरकार का बचेगा इसको हटाने के बाद, अगर सब एक जगह आ जाएंगे तो ये सब चीजों को भी अब देखना पड़ेगा। हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कम हो रहा है, हमारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, सारे लोग एक जगह होंगे, कन्वीनियंस
कन्वीनियंस होगा, ईज ऑफ जो भी काम हम करते हैं ईजी हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव ना अपना चेंज करना चाहिए हमें राजनीति करने का। लेकिन अब छोटी छोटी बातें भी विपक्षियों को, मान लीजिए विपक्षियों को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं मिलाया, अरे आप पॉजिटिव। लेकिन अब वही है ना कि अब मनाए कैसे जाए, वो तो अपनी नाराजगी दिखाएंगे ना सर। जब से चालू हुआ है, आई थिंक 2019 में इसका टेंडर वगैरह 2020 से चालू, तब सारी विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट लेके गई कि किसी तरह ना बने। और मान लो प्रधानमंत्री, हम तो ये नहीं बोलता होगा, अगर प्रधानमंत्री के दिमाग में कहीं भी ऐसी रहा है कि भाई नहीं बुलाना, तो भाई उनकी इच्छा है। अब अगेन में ये हमारे मित्र बोल रहे थे कि ओम बिरला साहब ने, यानी जो स्पीकर है, उन्होंने बुलाया। जब खुद ही इन्विटेशन पे आए हुए हैं तो वो किसी को दूसरे को कैसे बुला सकते? लेकिन फिर विपक्षी फिर ये कह रहे हैं ना कि सर देखिए कि भाई संसद क्या सिर्फ पीएम मोदी का है, संसद क्या सिर्फ बीजेपी का है, अन्य तमाम पार्टी को क्यों इनवाइट नहीं किया गया? ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये तानाशाही नहीं है? ये सवाल फिर उठा रहे हैं। देखिए इसमें देखिए संसद जो है सारे लोगों का है, ये देश का है, किसी मंत्री या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे देश का, हमारा आपका भी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं। तानाशाह तो इसको नहीं बोलेंगे, हो सकता है इनविटेशन गया हो, इनविटेशन का मूवमेंट कैसे हुआ हो। अब ये हुआ क्या नहीं, मैं आलोक जी से जरा जान लेती हूँ। आलोक जी, क्यों नहीं बुलाया गया विपक्षी दलों को? क्या सिर्फ संसद पर आप ही का अधिकार है? इनॉग्रेशन करेंगे आप खुद ही कर लेंगे? शिल्पा जी, जिस समय इस संसद भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो विपक्षी दलों को न्योता गया था, उन सबने इसका बायकॉट किया। कोई नहीं आया था उसमें। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री का काम नहीं था विपक्षी दलों को बुलाना, ये काम था ओम बिरला जी का। उनके इनविटेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे। तो अगर विपक्ष को न्योता नहीं दिया तो उनकी तरफ से नहीं किया। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? उनका कोई प्रोग्राम थोड़ी था जिसमें न्योता दिया जाता। और सही बात कहा मेरे अभी फाजिल दोस्त ने, जो मेरे से पूर्व में बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, कि बहुत सी बिल्डिंगें जिसमें विभिन्न मंत्रालय चल रहे हैं, जो किराए पे हैं या जर्जर अवस्था में है या ओवरलोडेड है, वहां पर तिल रखने की चाहिए, मूवमेंट पे प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी जगह अब टूट के दोबारा बनने के लायक हैं। ये अंग्रेजों के जमाने की है। इससे करोड़ों रुपए का जो रेंट पे है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा होगा। और 1300 करोड़ में एक बहुत ही अच्छे वातावरण में सुसज्जित ढंग से पार्किंग की व्यवस्था, सारे मंत्रालय की इंटेग्रिटी, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, सब एक ही जगह मिल जाएगा। और जो सेंट्रल विस्टा में बिल्डिंग थी वो सब बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में थी। सेंट्रल विस्टा में और भी जो वो सब गिरने के कगार पर थे, इस तरीके के जर्जर अवस्था में थे। और उन सब पर एक अच्छी सी बिल्डिंग जो सारे मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अगर खड़ा किया गया है तो शेर का मुंह, अरे शेर घास खाता है क्या? शेर तो बराबर से अग्रेसिव रहता है। शेर तो आदमखोर होता ही है। तो शेर अगर अग्रेसिव दिखाया गया तो कौन सी इसमें बड़ी बात हो गई? ठीक है, लेकिन आपत्ति कहाँ हुई है मैं बता दूं, एक सेकंड। ठीक है। और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि अनावरण पर विपक्षी दलों की तरफ से क्या क्या आपत्तियां दर्ज करवाई गई है। मुन्ना खान साहब, अल्टीमेटली गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने की ये जो कोशिश नया भारत एग्रेसिव तरीके से कर रहा है, आपको दरअसल समस्या इस बात से हो गई सिर्फ कि आप लोगों को बुलाया नहीं गया? बेबुनियादे बेतुकी बातों पर हम लड़ रहे हैं कि शेर का मुंह है, ठीक है आलोक जी, संविधान का। अरे मित्र हमारे शांत हो जाओ। ठीक है, बेबुनियादी बातों पर बहस करने का क्या वक्त है हमारे पास? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और भी बहुत ज्वलंत मुद्दे आज की तारीख में इस देश में मौजूद है जिन पर बात होनी चाहिए। मुन्ना खान साहब, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नया भारत एक एग्रेसिव तरीके से बाहर आ रहा है, तो क्या गलत है? क्या दर्द सिर्फ इसी बात का कि आप लोगों को बुलाया नहीं गया? शायद बुला लिया जाता तो आपको ये कमियां नजर नहीं आती। मैं कह रहा हूँ शिल्पा जी, पहले मैं राणा जी के मित्र जो हमारे राणा जी, उनका एक जवाब दूंगा, उसके बाद आपका, फिर मैं बस साहब का जवाब दूंगा। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी एक कार्यकर्ता बोला हो कि हमें नहीं इनवाइट किया गया, हमें नहीं बुलाया गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्यों बुलाएगा? उनकी मर्जी, जहां बुलाया। ओम बिरला जी का पता था। अभी हमारे मित्र ने खुद कबूल किया कि ये काम ओम बिरला जी का था। तो मैं ये कहता हूं संसद से बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता।
उन ओम बिरला जी को करना चाहिए था, जिसको नजरअंदाज किया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी चीज, हमारे मित्र कह रहे थे कि इनको मोदी जी से बैर है या मोदी जी से तकलीफ है। मोदी जी से किस बात की बैर होगी, किस बात से तकलीफ होगी? 7 साल में ही मोदी जी से तकलीफ हो जाएगी? अरे 70 साल राज किया हमने, 7 साल में तकलीफ हो जाएगी मोदी जी से? तकलीफ मोदी जी इसलिए है कि लंबे लंबे झूठे जुमले वादे जो है, अच्छे दिन, बहुत हुए महंगाई की मार, भला निगम सरकार, 2 लाख करोड़ योजना कहां गई है? किस बात पे बहस करते हो? कितना झूठ बोलने का काम करोगे? देश को श्रीलंका बना दिया। कई बात कीजिए ना, किसने रोका है? इन मुद्दों पर खुलकर बात कीजिए, एग्रेसिव तरीके से बात कीजिए। लेकिन सर, इस तरह से बाल की खाल निकाल कर जनता भी हंस रही होगी और आपने ट्विटर पर तमाम रिप्लाईज पढ़े भी होंगे। किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि भाई और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बात करने के लिए, आप लोग कहां पर आकर यहाँ सियासी लड़ाई को ले आए हैं? ठीक है, संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 50-60 साल तुम्हारी औकात नहीं है राज करने की, तुम्हें डंडे लगे युवा ढूंढेंगे, टेंशन मत लो। हेलो जी, एक एक करके प्लीज सर। बिल्कुल एक एक करके वो अच्छा दिन के नारे आलोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? प्लीज रिक्वेस्ट करती हूं आपसे सर, एक एक करके अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे सर किसी की बात समझ में नहीं आएगी। संजय मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इनकी अनर्गल बातों पर मुझे रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो मैं तो चुपचाप सुनने का। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी ऐसा है विभिन्न चैनलों पर मैं अपनी मुझे पता है कैसे डिबेट करना है। ठीक है मुन्ना जी, जल्दी से कंप्लीट योरसेल्फ फास्ट। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हमारे मित्र जो इतने आलाप शराब बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुराने वादे दोबारा दोहरा दो, जनता लड़ लेके ढूंढेगी दोबारा। फैक्ट्स पर आइए ना, आप आरोप प्रत्यारोप पे अपना सारा समय जाया कर देंगे सर, इतना समय नहीं दे पाऊंगी फिर मैं आपको। मुन्ना खान साहब फैक्ट्स पर आइए, आपत्तियों पर आइए। नहीं, बात हमारी पूरी हो गई मैडम, बात पूरी हो गई, चलिए ठीक है। बोले सर, थैंक यू, आप बोल सकते हैं। देखिए, ऐसा आपने इनसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन ये शायद उसका किनारा काट लिए कि भैया कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। भाई देखिए, जिस पार्टी की उत्पत्ति एक अंग्रेज से हुई हो और एक पार्टी की आज के दिन में संभालने वाला भी अंग्रेज हो, तो उसको तो आपत्ति होगी। अब इनसे पूछिए कि एलन ह्यूम कौन थे, इनको नहीं पता होगा, छोड़िए जाने दीजिए। आते मुद्दे पे, इन्होंने बोला कि श्रीलंका बना देंगे हमारे देश को। सर, अरे सर आप बोल लो सर, मैं सर फिर आप सॉरी बोलने लगोगे, फिर आप सॉरी बोलोगे, मैं मानहानि का दावा नहीं करूंगा। हाँ तो शांत, बताओ आपके अध्यक्ष फाउंडर कौन था? अंग्रेज था कि नहीं था? एलन था? नहीं था? नाम पता है एलन का? नहीं पता हो? नहीं पता? अरे नहीं पता, छोड़ो, जाने दीजिए। अरे सर नहीं पता है सर, आधे कांग्रेसियों को नहीं पता, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए, विषय नहीं है सर, विषय, हाँ विषय नहीं है क्योंकि आपको आता नहीं है, इसलिए विषय नहीं है। फैक्ट्स पे आते हैं। अब इन्होंने बोला कि कांग्रेस श्रीलंका बन गया देश। अरे सर, आपका इन्फ्लेशन पता आपको कितना है? तकरीबन 7%। वहाँ का इन्फ्लेशन कितना आपको पता? 80%। आपको पता 2013 तक जो आपने उधार लिया था $2.46 बिलियन, जो मोदी सरकार ने $163 बिलियन। और भैया आप समझते हो, कुछ भी बोलने से पहले ना बोलना, देखिए अच्छी बात है, प्रवक्ता है आपका, ऐसा नहीं बैठ जाएगा तो फिर चीजें खोल देगा फिर आपकी। देखिए ऐसा है कि, लेकिन राणा साहब मेरा सवाल ही नहीं है। चलिए ठीक है, अगर ये सारे मसले उठा भी रहे थे, इन मसलों पर बात कीजिए, शेरों को लेकर, उनके आकार को लेकर, उनके आक्रामकता को लेकर, ये समझ में नहीं आता। हमारे मित्र ने कहा कि ओम बिरला साहब ने, दोनों लोगों ने मसला, मैं इनसे सवाल पूछूंगा। मुन्ना जी देखिए सर, जब मैं दूसरों से सवाल पूछती तब उन्हें बोलने दीजिए ना, उसके बाद जब मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा। नहीं, इनको पूछ लेने दीजिए, आपका सारा जवाब एक ही बार तो प्रॉब्लम है मैडम, क्या पूछना? प्लीज सर, ठीक है सर, बोलिए। क्योंकि जनता इनकी सुनती नहीं है, तो जहां पूछिए सर, जल्दी पूछिए। बहुत समझदार बन रहे, अरे इनको सब एक मिनट चुप करवाइए। अभी हमारे मित्र राणा साहब कह रहे थे कि इनको डाटा पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत समझदार है। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस के टाइम में जो कर्ज था देश के ऊपर, क्या बीजेपी के टाइम में बराबर है क्या? इतना सवाल का जवाब दे और ईमानदारी से सच बोले। सर क्या अभी तो मैंने क्या बोला, यही बोलता रहा हूँ, जो आपने कर्ज लिया $225 बिलियन और इन्होंने 163 बिलियन लिया, मैं बोला तो उसके पहले। अरे शांत, अब रहने दीजिए, धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि
इन्होंने बोला कि ओम बिरला साहब को, देखिए ओम बिरला को सारा राइट है वो किसी को बुलाएं अथवा ना बुलाएं। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बुलाया तो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने चले गए। हो सकता है, देखिए बहुत ही सिंसियर और सीनियर व्यक्ति हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति ओम बिरला साहब, तो उन्हें इन्विटेशन जरूर दिया होगा। हो सकता है कोई कई नेता यहाँ पे नहीं है, जैसे राहुल गांधी साहब इंडिया में नहीं है, प्रियंका गांधी जी इंडिया में नहीं है, अब सोनिया गांधी जी को, इनको नहीं पता होगा इंडिया में नहीं है, हमें पता है सोनिया गांधी जी बीमार चल रही हैं, तो कांग्रेस से नहीं आया कोई, और पार्टियां बेचारी नहीं आई होंगी। ये प्रधानमंत्री का मैटर नहीं है, ये ओम बिरला साहब का मैटर, स्पीकर का मैटर, स्पीकर से डिस्कस करना चाहिए। मैंने भी कहा। लेकिन आप ये बताइए, अगर कोई अच्छी चीज, कोई भी अच्छी चीज देश में हो रही है, आप भाई मोदी जी का विरोध करना जोर तौर से करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप देश हित में अगर कोई काम हो रहा तो उस पर भी आप विरोध कम से कम वहां तो एप्रिसिएशन होना चाहिए ना, वहां तो अगर समस्या, आपकी समस्या अगर स्तंभ पे है, उनके शेर के आकार पे, उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठाइए। लेकिन एक तरीका होता है प्रश्न चिन्ह उठाने का और घेरने का सरकार को। आप पूजा पे भी प्रश्न उठाने लगे, आप हर चीज में प्रश्न उठाओगे तो आप पे आपकी जो सोच, मोदी का विरोध करते करते, ठीक है, बीजेपी का विरोध करते करते मुन्ना खान से आप क्या कभी इत्मीनान से इस बारे में सोचने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने कि देश विरोध पर पार्टी उतर आई है? मैं कह रहा हूं शिल्पा जी, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम विरोध करते हैं उस चीज का जो इनके वादे थे, जो वादे के ऊपर ये सरकार बनी थी। मैं कांग्रेस पार्टी तथ्य के ऊपर बात करती है, अनगढ़ बातें करने हमारा काम नहीं है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, बहुत कीमती टाइम आपका है और हमारा भी है। मैं मुद्दे पे सीधा आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने वादे किए उस वादे पे आप कायम रहो, झूठ परोसने का काम न करो। 7 साल 8 साल तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ आप एक भी वादा, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप उन वादों पर आप घेरिए, ईमानदारी से, आप सख्ती के साथ घेरिए, तैयारी के साथ घेरिए। लेकिन सर ये खामखा के मुद्दे क्यों उठाना? कह तो रहा हूँ मैं, और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दी है। खामखा के मुद्दे तो बीजेपी उठा रही है, खामखा के मुद्दे बीजेपी उठा रही है, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और ये बार बार हमारे मित्र कह रहे कांग्रेस पार्टी को नहीं बुलाया गया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की छोड़ो, आप अपने घटक दल को नहीं बुलाए। लेकिन आलोक जी ने उसका जवाब दिया ना, आलोक जी ने जवाब दिया कि जब इस मसले पर बुलाया गया था विपक्षी दलों को, तब उनमें से कोई नहीं पहुंचा, तब उन सबने बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। और अब जब नहीं बुलाया गया तो अब आपत्ति हो गई कि भैया क्यों नहीं बुलाया गया। अब मुंह खोल रहे हैं सभी के। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निराधार है, हमें आपत्ति नहीं कि हमें बुलाया गया नहीं बुलाया गया। मैं एक भी शब्द ऐसे नहीं जो हमने कहा है अभी कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें आपत्ति है। हमें आपत्ति सर आपने शायद देखे नहीं अपने बड़े बड़े तमाम नेताओं के ट्वीट्स, उन्होंने क्या क्या आपत्तियां दर्ज करवा दी है। प्रधान की अवहेलना हुई है उसकी बात है, संविधान की अवहेलना। ठीक है, बार बार इसी बात पर ही अड़े हुए हैं कि भाई आपने लोकतंत्र की हत्या की है, तानाशाही आप लोग अपनाते हैं, अपना रहे हैं, और इसी के तहत विपक्षियों को न बुलाया गया न उन्हें पूछा गया। आलोक वत्स जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। मुन्ना खान साहब सुन लेते हैं। देखिए, इनके पास तथ्य नहीं है। एक कहावत है कि अगर किसी से लड़ना है तो वो कहेगा कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, क्यों घूर रहे हो, फिर वो देखना घूरना हो जाता है, क्यों घूर रहे हो, और वो लड़ना चालू कर देगा। ये तथ्यहीन बातें। ओम बिरला जी ने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर को, वहां इनॉग्रेट किए, तो वहां पर पूजा पाठ की पद्धति थी, उसको किया गया। अब शेर का मुंह एग्रेसिव है, अरे शेर घास खाता है क्या? शेर तो एग्रेसिव रहता ही है। जंगल का राजा क्यों बोला गया उसको? क्योंकि उसके एग्रेसिवनेस के कारण उसको जंगल का राजा बोला गया है। तो अगर ये इतनी बड़ी प्रतिमा बनी है जो 6.5 मीटर की है, तो उससे अगर दूर से आदमी देखेगा और नजदीक से देखेगा तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। अगर आप नजदीक से शॉट लेंगी तो कुछ और दिखाई देगा, दूर से शॉट लेंगी तो कुछ और दिखाई देगा। और ये कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत के लोग, इनके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये हर चीज में रोजगार ढूंढते हैं। इस पर नरेंद्र मोदी जी को उल्टा सीधा कहने से हमारे वोट बैंक में इजाफा ही होने वाला है, घटने वाला नहीं है। ये देश देख रहा है कि मोदी जी कितना अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं, जनजीवन के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज देवघर में हमने सौगात दे दिया बाबा विश्वनाथ। मुन्ना खान साहब, अल्टीमेटली कुल मिलाकर आलोक वत्स साहब ये कह रहे हैं कि भैया आप इस तरह की यूजलेस मुद्दे उठाएंगे, यूजलेस मुद्दे उठाएंगे, जनता कनेक्ट नहीं हो पाएगी, बल्कि अल्टीमेटली बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। आप जाने अनजाने बीजेपी का ही फायदा करवा रहे हैं। मुद्दे उठाने ही है तो कुछ ऐसे उठाइए ना जिनका जनता से सीधा सरोकार हो, जेब से रिलेटेड हो। ठीक है आलोक जी, ठीक है।
मुन्ना खान साहब, उसके बाद संजय जी शांत करवाएं। बस जी पानी पी ले, आपको खांसी हो रही है। कॉफी पी रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ शिल्पा जी इन्हीं के सहयोगी मित्र है बिहार के। हम पानी पी के आपको कोस नहीं रहे हैं, हम कॉफी मैं पी कह रहे रहा हूँ हैं। शिल्पा जी इन्हीं के बोलिए कोई बात नहीं, कोसते रहिए, आपका काम है कोसना, झूठ बोलना आपका काम है। आपको मैं जरूरत कह रहा हूँ पड़ेगा बिहार के आपको मुख्यमंत्री इन्हीं के हम सहयोगी तो है। अभी 50 साल रहने वाले हैं इस हिंदुस्तान में। मैं पानी ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। खांसी आपको आ रही थी, हमें नहीं आ रही थी। शिल्पा जी मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए शिल्पा जी, मुद्दे पे। मैं कह रहा हूँ इनके सहयोगी है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने कहा था बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये झूठ बोलने का काम करते हैं। ये 8 साल से झूठी तो बोला है, इनके झूठ है 2 करोड़ नौकरियां, कम महंगाई, भ्रष्टाचार मुक्त। देखिए अगर ये मुद्दा होता तो आप पिछले 48 मिनट से इसी मुद्दे पर बात कर रहे होते, लेकिन आप चले गए कहाँ? नौकरियों के वादे पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जो आज मुद्दा है ही नहीं। आज मुद्दा है अशोक स्तंभ के शेर, उनकी आक्रामकता, उनका बदला हुआ आकार जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं। सर अगर ये मुद्दा होता तो आप बात नहीं कर रहे होते क्या आज इस मुद्दे पर? यही तो मेरा आज का मूल प्रश्न है संजय राणा जी, कि अगर असल मुद्दों पर बात होती तो शायद इस तरह के अनर्गल मुद्दे उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती विपक्ष को। शिल्पा जी मुझे आज मुन्ना खान साहब की डिबेट देख के एक बचपन की बातें याद आ रही हैं। जब बर्थडे पार्टी होती है तो दोस्त नहीं बुलाता है तो हम क्या बोलते हैं, मुझे तुम बर्थडे में क्यों नहीं बुलाया? बोलता तुम्हें नहीं बुलाया, अच्छा इसको तो बुलाना चाहिए, तो उसको क्यों नहीं बुलाया? अरे भाई ये मुद्दा है बात करने का, उसको मुझे क्यों नहीं बुलाया, अच्छा जेडीयू क्यों नहीं बुलाया, अच्छा टीएमसी क्यों नहीं बुलाया? इससे हट करके सकारात्मक काम कीजिए। अब आते हैं महंगाई के मुद्दे पे। अगर ये महंगाई की बात कर रहे हैं, 2 चीजें मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो मेरा हक नहीं, फिर भी पूछ रहा हूं। नंबर 1 कि ये बता दीजिए इनके शासित राज्य में, इनको तो नंबर भी नहीं पता होगा कि राजस्थान में पेट्रोल की कीमत कितना है, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत कितना है। नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2 ईडी ने नोटिस भेजा तो सारा का सारा कांग्रेस, देश भर का कांग्रेस दिल्ली की रोडें घेर लिया। अगर भाई आपको अक्सर लग रहा महंगाई से जनता मरी जा रही है, त्राही माम है, आप रोड पे क्यों नहीं आते हो? एक दिन या 2 दिन का झगड़ा क्यों होता? आप आइए रोड पे। और इस मुद्दे पर रोड पर क्यों नहीं आए? इस मुद्दे पर रोड पर क्यों नहीं आए जिसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? इस मुद्दे पर रोड पर क्यों नहीं आए जब ईडी के मसले पर आ गए थे रोड पर? मुन्ना खान साहब कंडीशन कमरा से निकलेंगे तब बोलिए नहीं पूछिए मत, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये पेट्रोल का रेट पूछिए, लेकिन स्क्रीन पे लेके पूछिएगा, गूगल ना चेक करें, स्क्रीन पे लीजिए इनको, शांत करवाइए एक बार। पूछिए मुन्ना खान साहब हकीकत में है कि नहीं है? अरे स्क्रीन पे बताइए पेट्रोल प्राइस कितना, पेट्रोल प्राइस कितना है राजस्थान में? पेट्रोल प्राइस, अरे पेट्रोल प्राइस कितना है? पेट्रोल प्राइस नहीं बता पाओगे? पता ही नहीं है ना। महंगाई है, त्राही माम है, गर्मी है, नेताजी बैठे हैं विदेश में। दरअसल मुद्दे तब उठते हैं जब पता होगा, जानकारी हो। आपकी देन है। नहीं शिल्पा जी बात करूं, हाँ बात क्या करूं? पेट्रोल का प्राइस बताओ राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बताओ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है राजस्थान में? अनएम्प्लॉयमेंट बता दो, नहीं पता है। एक एक करके जवाब दीजिए मुन्ना खान साहब, आप ही के जवाब का तो मैं इंतजार कर रही हूँ। आलोक जी सुन लेते हैं, आलोक जी सुन लेते हैं, सब सुन लेते हैं। मुन्ना खान साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, फिर आप अपनी वरना गाते रहेंगे। मुन्ना खान साहब मेरा सवाल ये है, जैसे ईडी के मसले पर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे, अगर ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है तो क्या कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र से ऊपर है? क्यों नहीं एक एक कार्यकर्ता आज फिर से सड़कों पर उतरा? अगर ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर आप लोग इस पर राजनीति नहीं कर रहे, आपके दिलों को ठेस पहुंची है तो ये तो भाड़े के लोग लेके आते हैं कहीं। ठीक है आलोक जी सुन लेते। नहीं पहले मैं ये कोई नरेंद्र मोदी है जिसके नाम पर शिल्पा जी, लाखों की शिल्पा जी अरे आप साहब उनकी आवाज कम करवाओ एक बार, समझ ही नहीं। जल्दी सर मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद फाइनल करूंगी भी लेना है मुझे। झूठ बोल के खांसी हो रही है। बोलिए मुन्ना खान साहब, इतने झूठ बोलते मैं ये कह रहा हूँ वो हमारे राजनीतिक विश्लेषक, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक विश्लेषक है या वो बीजेपी के प्रवक्ता है? पहले मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। मेरे प्रश्न का जवाब दो। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोग को समझाने की कोशिश चाहूंगी। ठीक है एक चीज अब मैं मुन्ना खान साहब अब देखिए सर मेरे पास समय कम है, खत्म होने वाला है। सबसे पहले मुन्ना खान साहब
आप ही से मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, अब कम से कम मुद्दे पर बोल दीजिएगा। बीजेपी वर्सेस विपक्ष की लड़ाई अशोक स्तंभ के मसले पर कहां जाती हुई, और क्या आप लोग असल मुद्दों को उठाने वाले हैं या इसी तरह से छुटपुट मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, समय जाया करते रहेंगे? फाइनल कमेंट। आए दिन मुद्दे उठ रहे हैं, महंगाई के हो, भ्रष्टाचार के हो, बेरोजगारी के हो। आए दिन देश में हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी जो जुझारू अध्यक्ष है, वो बार बार दिल्ली में ये प्रदर्शन होते रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। तो महंगाई के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े कि इतनी महंगी जो सरकारें कर रखी है, जो सारी चीज महंगी है। पर बोल दीजिए सर, शेर बुरा मान जाएंगे, वरना वैसे तो राष्ट्रीय प्रतीक और सम्मान से जोड़कर आप, लोकतंत्र की हत्या से जोड़कर आप दिखा रहे हैं। 2 शब्द जरा इस पर भी बोल दीजिए। अरे इन्हें चुप कराएं जल्दी से, 10 सेकंड आपके पास। मुल्ला खान साहब समझ नहीं आए, पीछे इनको 2 शब्द शेरों पर भी बोल दीजिए, अशोक स्तंभ पर भी बोल दीजिए, आज का मुद्दा है जो। नहीं, अशोक स्तंभ के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, इसने अपनी तानाशाही दिखाई है। ओम बिरला को साइड करके प्रधानमंत्री को अनावरण नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बार बार। अच्छा, ओम बिरला को सेट करके इतना गंभीर आरोप लगा। चलिए ठीक है, आलोक वर्षी फाइनल कमेंट आपका सर, मेरे पास समय की कमी है, 1 मिनट बचा है सिर्फ। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, बोलिए, कि जिनके पास कोई इशू नहीं है, हाँ, वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया तो ओम बिरला जी के इन्विटेशन पे किया, हाँ, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ, और अगर शेर का मुंह एग्रेसिव है या माइंड है, इस पर डिस्कशन करना है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा बचकाना डिस्कशन इस हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। ठीक है संजय राणा, काम की बात करें, शिल्पा जी, हमें तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इस विषय पे हम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा कर रही है। देश में बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जैसे हमारा पॉपुलेशन हो गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। शेर का मुंह कैसा है और ओम बिरला की जगह मोदी जी ने कर दिया। अरे ये सब चीजों को छोड़िए, विपक्षी पार्टी हो, आपके पास सुनहरा 8 साल था जो आपने खो दिया, आने वाले 5 साल फिर खो सकते हो। प्लीज सुधर जाइए और अच्छी राजनीति कीजिए। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे विकास मेमोना का। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये जो मसला इस समय उठा हुआ है, अब ये जनता को तय करना है कि शेर की आक्रामकता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं या बीजेपी के ऊपर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है संविधान की हत्या का, क्या वो सही है, क्या वाकई में बीजेपी ने छेड़खानी की है, सब कुछ प्रत्यक्ष तौर पर आपके सामने है। सर्च कर सकते हैं, खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहेंगे जो एंडलेस है। इसलिए आप अपने विवेक से काम लें, किसी की बातों में ना आए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहें जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।